राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अक्टूबर में चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में बैठकों का सिलसिला जारी है। अब लोकसभा के नतीजों पर चिंतन और विधानसभा चुनाव को लेकर के मंथन चल रहा है। बीजेपी देश की ही तरह प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो 0 से 5 सीटों पर पहुंची कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा ठोक रही है, लेकिन राहें अभी इतनी भी आसान नहीं है। बात जेजेपी और इनेलो की करें तो दोनों क्षेत्रीय दलों के सामने भी अभी बड़ी चुनौतियों के अंबार हैं और इन सभी चुनौतियों से पार पाते हुए कैसे इस बार विधानसभा के चुनावों में पार्टियां जो अपना बेहतर प्रदर्शन है वो कर पाएंगी, ये सबसे बड़ी चुनौती पार्टियों के सामने है। तो कुल मिलाकर के चुनावी मौसम आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा के लिहाज से अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जरूर संपन्न हुआ है, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पार्टियां अपने अपने स्तर पर आप देख रहे हैं कि लगातार एक बार फिर से जनता के बीच में जा रही हैं और अब विधानसभा की स्थितियों के हिसाब से अगर आप देखें तो अपनी अपनी जीत के दावों को कर रही हैं। मौजूदा सत्ताधारी पार्टी जहां अपने सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार से भारतवर्ष में जिस प्रकार से भारतवर्ष में मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी दफा बनी, उसी तरह से हरियाणा में भी तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है सरकार बनाने का प्रदेश में। कांग्रेस करती रहे दावा, और उसके पास है ही क्या, केवल दावा करने के लिए और कुछ नहीं है उसके पास। कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ी खुशी की लहर है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मिले हैं और हमने इनको धन्यवाद भी किया और अगले चुनाव के लिए कमर कसने के लिए कहा, क्योंकि 2-3 महीने के बाद फिर चुनाव आ रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें बिहार के लोगों का हिस्सा उस सरकार में होगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएगी, 100% बनाएगी। ये आपको मैं सामने नोट कर लेना, स्थान नोट कर लेना। ये सरकार सीटों पे संशय सरकार बनाएगी। सरकार में कितनी सीटें चाहिए आपको ही पता है। पता है कि भाई 3 महीने 4 महीने में चुनाव विधानसभा के होने, तो उसके लिए पूरी रणनीति तैयार करने के लिए हमने अभी 16 जून से अभी सभी जिलों में कार्यक्रम बना रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन, और 14 जुलाई तक हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन चलेंगे और सभी जिलों में पूरा होने के बाद उसके बाद फिर आगे रणनीति जो विधानसभा स्तर पर सब जगह घर घर तक पहुंचने में उसको लगाएंगे। चुनाव घोषणा पत्र की अभी हमारी मीटिंग अभी हुई है। पहले जो संकल्प थे 14 संकल्प कांग्रेस पार्टी के, उनके अलावा जो और हम क्या करने जा रहे हैं वो सारा उसमें चुनाव घोषणा पत्र में पूरी तरह से विस्तार से होगा और वो घर घर तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। और कांग्रेस पार्टी कम से कम 70+ सीट अर्जित करके हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। शुरुआत ही है। आप समझो लोकसभा चुनाव में हमारे लोगों ने जो काम किया है, आगे 3 महीने ही तो बचे हैं, कोई इसमें अब कमी नहीं। आगे के लिए काम करना है और काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा। पिछली बार भी हालांकि मैं हारी थी लोकसभा, उसके बावजूद हमारे 4 MLA यहाँ से जीते थे। आगे हमारा प्रयास होगा कि हम 9 की 9 सीटें यहाँ से जीतें। तो कुल मिलाकर के पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। सभी पार्टियां एक बार फिर से अपनी अपनी जीत के दावों को कर रही हैं। अब उसके आधार क्या हैं वो जनता के बीच में जाके बताएंगे और जनता को इस पर निर्णय करना है कि आखिर वो इस बार विधानसभा चुनावों के लिहाज से भी किस पार्टी को चुनती है, क्योंकि मौजूदा सत्ताधारी पार्टी का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही उनके अपेक्षा के अनुरूप ना रहे हों, लेकिन पार्टी लगातार लोगों के बीच में जा रही है और जो काम पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने किया है उसको लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे और जब जनता इस पर मोहर लगाती है या फिर नहीं, ये जनता को तय करना है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि 10 सालों में जनता नाराज है, जनता परेशान है, जनता के हित के काम नहीं हुए और वो इन मुद्दों को लेकर के जाएगी। और साथ ही साथ चूंकि कांग्रेस अभी लोकसभा चुनावों में 0 से 5 सीटों तक का सफर तय करके आ रही है और इसलिए कार्यकर्ता उत्साहित है, जीत से कांग्रेस भी उत्साहित है और उनका ये मानना है कि इस बार विधानसभा चुनाव के भी जो परिणाम है वो कांग्रेस के ही पक्ष में होंगे। अब जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को हालांकि लोकसभा चुनावों के लिहाज से तो सफलता नहीं मिली, लेकिन विधानसभा चुनावों में देखना यह है कि किस तरीके से इन पार्टियों का भी जो प्रदर्शन है वो रहता है और कितना ये पार्टियां जनता के बीच में अपने आप को कनेक्ट कर पाती हैं, कितना
ये अपने आप को स्थापित कर पाती हैं, आज इसको भी थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब चुनाव में अधिक समय नहीं है। विधानसभा चुनावों के लिहाज से भी तकरीबन मान के चलिए कि 3 महीने का जो वक्त है वो बचा हुआ है। तो ऐसे में इन 3 महीनों में आप देखेंगे कि लगातार जो पार्टियां हैं वो लोगों के बीच में जा करके अपनी उपलब्धियों को बताती हुई नजर आएंगी, दूसरे की खामियों को वो उजागर करेंगे, और इन सब के बीच में जनता ये तय करेगी कि आखिर हरियाणा के लिहाज से वो इस बार किसको चुनती है, हरियाणा के लिए आखिर जनता ने क्या मन बनाया है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि लोकसभा चुनावों के बाद जो जीत हार की समीक्षा है वो लगातार हो रही है, पार्टी अपने अपने स्तर पर इन सारी चीज़ों को देख भी रही है, लेकिन अब उसका जो परिणाम है वो विधानसभा चुनावों में कितना रिफ्लेक्ट होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि जो 0 से 5 तक का सफ़र तय कर रहा है, जाहिर है कि उसने लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए वो उत्साहित हैं। जो 10 से 5 सीटों पर आए हैं, वो 5 सीटें क्यों गई हैं उसका आत्ममंथन कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो खामियां हैं उनको हम दूर करेंगे, और अब देखना ये है कि कितना समय रहते इन सारी चीज़ों को दूर किया जा पाता है, और जनता के बीच में जब दोबारा से जाएंगे तो उनको क्या बता पाते हैं। 2 और क्षेत्रीय पार्टी जिनका जिक्र मैं लगातार आपसे कर रहा हूँ, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, वो भी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, और हालांकि आम आदमी पार्टी भी आप देख रहे हैं कि इन सब के बीच में ताल ज़रूर ठोक रही है। हालांकि लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस के तहत ज़रूर लड़ा गया, लेकिन अभी चूँकि लगातार आप देख रहे हैं कि ये कहा गया कि अब अलायंस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये भी मान के चलिए कि विधानसभा चुनावों तक तो कम से कम अपने अपने ही हिस्से में लड़ने की जो बात है वो कही जा रही है कि अपने अपने दमखम पर लड़ेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि चुनावों तक ये जो स्थितियां हैं वो किस प्रकार की बनती हैं। तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रियों ने अपना पदभार संभाल लिया है, लेकिन हरियाणा की जो राजनीति है वो अब एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि चुनावी मोड की ओर जाती हुई दिख रही है, क्योंकि हरियाणा में होने हैं विधानसभा के चुनाव। अब पार्टियां जो बातें कह रही हैं आखिर उनमें कितना दम है, और इस बार ये पार्टियां जनता को क्या बताने वाली हैं, और जो जीत और हार के दावे हो रहे हैं उनके आधार क्या है, इसको समझते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जवाहर यादव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। रविंद्र ढूल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र ढूल जी, आपका भी स्वागत है। अजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय चौधरी जी, आपका स्वागत है। और विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी, आपका भी स्वागत है। जवाहर जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार हम लोग जब भी प्रश्न पूछ रहे हैं विधानसभा चुनावों के लिहाज से, तो उनका ये मानना है कि 0 से 5 तक आए हैं, और इसलिए विधानसभा में भी इस बार जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। कांग्रेस वापसी कर रही है, इसीलिए इसको वो मजबूत आधार बता रहे हैं। कैसे इसको आप देखते हैं, और विधानसभा चुनावों की क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, उनका विषय है, परंतु आज जिसमें ये गदगद है, अगर लोकसभा के चुनाव का परिणाम का भी मूल्यांकन कर ले विधानसभा अनुसार, तो इसमें भी कांग्रेस सेकंड नंबर की पार्टी है, और मैंने कांग्रेस को हमेशा सेकंड नंबर की पार्टी कहा भी है। अभी के लोकसभा का मूल्यांकन अगर हम करें तो इस समय बीजेपी को 46.11% और कांग्रेस को जो इंडी गठबंधन है 47.61% वोट मिला है। और अगर इसको वोटों की दृष्टि से देखें, सीटों की दृष्टि से देखें, तो भारतीय जनता पार्टी 44 विधानसभा पे आगे रही, कांग्रेस 42 पर रही, और आम आदमी पार्टी 4 पर रही। तो इस नाते भी अगर इसमें देखते हैं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की दृष्टि से लोकसभा के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस से आगे है। परंतु कांग्रेस के साथ समस्या क्या हो गई, कांग्रेस के नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को यह पता ही नहीं है कि 99 का अंक बड़ा होता है या 240 का बड़ा होता है। 15 साल लगातार सत्ता से जो केंद्र में बाहर हो गए, और वो 99 सीटें लेकर ट्रिपल अंक में नहीं पहुंचे, और वो ऐसे जश्न मना रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली हो। ये कांग्रेस की एक पीड़ा है जिसको ये नहीं पता। और तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमें जो निश्चित रूप से लोकसभा के परिणामों के अनुसार एक धक्का जरूर लगा है, परंतु ये धक्का भी आज हमें सत्ता से बाहर नहीं कर रहा है। कांग्रेस को फिर दोबारा से 30 से आगे बढ़ना होगा, और हमें 40 से आगे बढ़ना होगा। तो मुझे लगता है कि लोकसभा के मुद्दे और विधानसभा के मुद्दे अलग हैं, और लोकसभा में जिस तरह से भ्रम फैलाया गया, जिससे से अमित शाह जी की वीडियो के साथ छेड़छाड़ गया, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं,
जो रिजर्वेशन को अपमानजनक मानते हैं, जो रिजर्वेशन को मानते हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए, वो पत्र पढ़ रहे थे, लिखा हुआ पंडित नेहरू का पत्र पढ़ रहे थे, उनके विचारों को पढ़ रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा पंडित नेहरू, फिर वो पंडित नेहरू का पत्र पढ़ते हैं जिसमें मैं, क्योंकि पंडित नेहरू लिख रहे हैं तो उनके विचार में मैं आएगा। इन्होंने पंडित नेहरू हटा दिया, उस वीडियो को दिखाया। दलित समाज समझ में आ जाएगा कि इनको जो बरगलाया गया कि इनकी इतनी सीटें आ जाएगी तो ये संविधान बदल देंगे, तो वो विधानसभा में तो है नहीं। विधानसभा में तो जो मर्जी बरगला ले। तो हमारा जो थोड़ा सा कैडर या जो मतदाता चले गए थे इनके बहकावे के चलते, वो निश्चित रूप से वापिस आएंगे। और जब इनके बहकावे में भी थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। और जब ये कहते हैं कि 44-42 इनकी और 4 आम आदमी पार्टी की है, और अगर आम आदमी पार्टी की सीटें निकालेंगे, इनकी चाहे वहां 1000 वोट रही होगी, किसी विधानसभा में 2000 वोट रही होगी, तो जो कम वोटों से सीटें वाली है वो भी कांग्रेस से छिनेगी। तो कांग्रेस जाकर, इसका जो मोटा मोटा मूल्यांकन मैं करता हूं, वो कहीं 38 पे 39 पे लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में ठहरती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है इस लोकसभा के परिणाम से भी। हाँ, हम चाहते हैं इससे हम बेहतर करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आज जो 44 की फिगर है, इसको बेहतर करते हुए हम 46 से निश्चित रूप से बहुमत से ऊपर लेके जाएंगे। और एक लाइन जी, जो कल तक हम पे नारे लगाते थे कि 75 पार 400 पार, ये ऑफिशियली बयान आपने पढ़ा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का। उदय भान जी कह रहे हैं कि 70 प्लस आएगी, तो इस 70 नंबर को इस बार आप भी कोट कर लीजिएगा। आगे भी डिबेट हम इस 70 नंबर पर करेंगे चुनाव के परिणाम आने के बाद। जो हमसे पूछते थे हम कहाँ हैं, हमारे 75 पार का क्या हुआ, 400 पार का क्या हुआ, हमारे वो नारे पूरे नहीं है। परंतु दोनों जगह, जिस तरह से हरियाणा में हमने पुनः सरकार बनाई थी दूसरी बार, केंद्र में बनाई तीसरी बार, हरियाणा में पुनः भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। और ये लोकसभा के परिणाम बता रहे हैं जिसमें कांग्रेस भी हमसे, अब मैं रविंद्र जी से जवाब ले लेता हूं। ठीक है रविंद्र जी, कांग्रेस हमसे हार के उत्साहित कैसे होती है, मेरी समझ से परे है। ठीक है रविंद्र जी, जवाहर जी ने तो अपना जीत कैसे वो हासिल करेंगे उसका आधार बताया। आप लोग अगर ये कह रहे हैं कि आप लोग वापसी करने वाले हैं क्योंकि 0 से 5 तक का सफर तय किया, तो आधार इसका क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में मिली हरियाणा के अंदर सीटें 46, 19 में ये घट करके गई 40 पे, और अगली बार क्या होगा उसका अंजाम जो है इस लोकसभा चुनाव के अंदर इन्होंने बता दिया कि भी लोकसभा के अंदर 10 से ये गए 5 पर, पिछली बार थी ये 10 पर। कांग्रेस 2014 में कहा थी, कांग्रेस थी 15 पे, कांग्रेस 15 से बढ़कर के आई 32 पे, लोकसभा के अंदर 0 से बढ़कर के आई 5 के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी घटने का काम किया। कांग्रेस का पिछली बार कितना था, 28% मत प्रतिशत था। कांग्रेस का मत प्रतिशत कितना है जवाहर जी ने बता दिया। और भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार, मैंने केवल कांग्रेस की भी बता रहा हूं मैं आपको। अब भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत पिछले चुनाव के दौरान लोकसभा चुनाव के अंदर कितना था, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कितना था, उस चीज का कंपैरिजन करके आपको ये पता लग जाएगा कि जन मैंडेट कहाँ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपने मैंडेट को खोने का काम कर रही है। कितनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है। अब जब दूसरी जो चीजें आ जाती है, राष्ट्रीय मुद्दे, कल एक भाजपा के प्रवक्ता के साथ मैं डिबेट कर रहा था, वो ये कह रहे थे ये तो भारतीय जनता पार्टी, ये तो कांग्रेस के लोगों ने क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर फंसा दिया हमको। अगर क्षेत्रीय की जगह राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर यदि हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी 10 में से 10 जीतने का काम करती है। जवाहर जी इसको एग्जैक्ट अपोजिट कर रहे हैं। मैं इनको डिबेट का लिंक भेजूंगा, पढ़ लीजिएगा। पहले तो आप ये डिसाइड कर ले कि चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पे हुआ था या राष्ट्रीय मुद्दों पे हुआ था, क्योंकि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों मुद्दे आपके खिलाफ, वो आप डिसाइड कर ले कि आपने क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा है या आपने राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर। क्योंकि आपका एक प्रवक्ता कह रहा है कि हमने क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा है, आप ये कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा। तो ये आप अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर लीजिएगा। जिस प्रकार पछाड़ पर पीछे जाने के बाद में परिवार पहचान पत्र जैसी जो 3rd क्लास योजना है जो जनता के ऊपर थोपने का इन्होंने काम किया, उसके अंदर एकदम से इन्होंने कैंप लगाने का काम किया है। अच्छा है, जनहितैषी बात है। मैं ये कहता हूँ कि जनता की समस्या खत्म होनी चाहिए। तो ये क्यों, ये पहले चुनाव से पहले काहे नहीं किया?
आज आनंद फानन के अंदर जो है मेरे को पता है ये पूरे हरियाणा के अंदर जो है अभी भी रात को सर प्रमोशन के ऑर्डर जारी हो रहे हैं। आज ही सुबह एक चिट्ठी जारी होती है, शाम तक प्रमोशन ऑर्डर जारी हो जाएंगे। अच्छी बातें होने चाहिए, हम उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन रातों रात जो ये कार्रवाइयां हुई हैं, ये रातों रात कार्रवाइयां इसलिए हुई है कि इनको ये पता है कि इस प्रदेश का सभी समस्त वर्ग, चाहे एम्प्लॉइज हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित वर्ग हो, सभी वर्ग जो है कहीं ना कहीं इनसे छिटक करके जा चुके हैं। यही कारण है इन्होंने फ्रस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, वो कह रहा है कि चुनाव बिल्कुल पीसफुल हुए, बढ़िया हुए। तब से लेके जब से चुनाव हुए तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी लगातार एम्प्लॉइज को धमकाने का, डराने का काम कर रही है। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है और ये इनके बात की तरफ इनके बढ़ते हुए कदम को दिखाता है। ये आप ये कह रहे हैं ना, जवाहर जी कह रहे हैं 70 के ऊपर हम डिबेट करेंगे, मैं इनको कह रहा हूं कोट कर लीजिए मेरा वर्ड, हम 7 सीट के ऊपर डिबेट करेंगे। भाजपा 7 क्रॉस कर जाए तो हमको बताइएगा, 7 सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में भी यदि भारतीय जनता पार्टी आए तो हमें बताइए। बड़ी बात कही है रविंद्र ढोल जी, हम इस चंक को जरूर रखेंगे और चूंकि विधानसभा चुनावों में अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अजय जी देखिए, बीजेपी कांग्रेस तो अपने अपने दावे कर रही है क्योंकि भाई लोकसभा चुनावों में किसी को हानि हुई है, किसी को लाभ हुआ, उनके अपने अपने मूल्यांकन हैं। लेकिन आप लोग जो अपेक्षा कर रहे थे लोकसभा चुनावों में तो वैसा हुआ नहीं। पिछली बार के विधानसभा चुनावों में आप लोगों ने 10 सीटें जरूर जीती, लेकिन फिर आप सत्ता के साथ भी रहे 4.5 साल। अब विधानसभा चुनावों को आप कैसे देखते हैं? जननायक जनता पार्टी की क्या तैयारी है? और अगर आप कहते हैं कि आप फिर से अच्छी जीत के साथ आएंगे तो उसका आधार क्या है? अजय जी। आयुष जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, प्रवक्ता साथी बैठे इनको भी मेरा नमस्कार, हरियाणा वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मेरे से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। जहां राष्ट्रीय चुनाव लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है तो उसमें जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं डेफिनेटली उनको एडवांटेज मिलता है, और जहां विधानसभा का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर जब लड़ा जाता है तो उसमें क्षेत्रीय पार्टियों को एडवांटेज मिलता है। और ये मैं नहीं कहता, हरियाणा प्रदेश में इससे पहले जो चुनाव हुए हैं, मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 की 10 सीटें मिली, लेकिन इसके उल्ट जब विधानसभा चुनाव हुआ तो लोकदल गठबंधन को 76 सीटें मिली। इसके साथ ही मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा 2009 का। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 की 10 सीटें मिली, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद में जब विधानसभा का चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाई और कांग्रेस को मात्र 40 सीटें मिली। साथ ही उदाहरण में आपको 2019 का 2019 के लोकसभा में भारतीय जनता 10 की 10 सीटें मिली, लेकिन उसके कुछ दिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं तय कर पाई और मात्र 40 सीटें मिली। और हरियाणा प्रदेश भारत के मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं तो 2019 के दिल्ली लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीटें मिली और विधानसभा की जब बात आई तो शायद 4 या 5 सीटें मिली। बिहार की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के बिहार चुनाव में सुपड़ा साफ करते हुए सभी सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन इसके उल्ट जब विधानसभा के चुनाव हुए तो आरजेडी अकेली को 77 सीटें मिली। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों में मुद्दे अलग अलग होते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात कहूं, लोकसभा चुनाव आपने हम सभी ने देखा जब भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्र को मजबूत करने के नाम पर, मोदी जी के बसते हुए तथाकथित डंके के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, मटन और चिकन के नाम पर मुद्दा बना करके इलेक्शन लड़ा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने बहुत ही सातिराना अंदाज में उनको काटने के लिए संविधान को खतरे में बताया, हिंदुस्तान को खतरे में बताया, बार बार प्रजातंत्र को खतरे में बताया। इस तरह से लोगों को गुमराह करने से पूरे देश का मतदाता 2 ही दलों में डिवाइड हुआ, एक एनडीए की तरफ गया और एक इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया। इस वजह से जहां तक विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश समुच्चय अगर अपने देश को उठा करके देखते हैं तो भौगोलिक स्थिति में छोटा होने के बावजूद भी अन्न पैदा करने में देश के अग्रणी राज्यों में है। भौगोलिक स्थिति से हरियाणा प्रदेश में सक्षम होने के बावजूद भी इसको कहने में पहले नंबर पर है। तो इन हाथ में कहना चाहूंगा किसानी मुद्दा रहेगी, नौजवानों अग्निवीर मुद्दा रहेगा,
किसान का मुद्दा रहेगा। सबसे ज्यादा जो 37% बेरोजगारी के साथ हरियाणा प्रदेश आज देश में पहले स्थान पर है, वो भी मुद्दा रहेगा। और जैसा कि चुनाव से जस्ट पहले 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जैसे चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चीफ मिनिस्टर को बदला, और हमारे जो जवाहर यादव जैसे लोग टीवी पर बैठ करके बार बार कहते हैं सीएम बदल दिया, नायाब सरकार। लेकिन अब हरियाणा प्रदेश के लोग ये जान एक मिनट, गलत बात मैंने कभी नहीं कहा, आपने मेरा नाम गलत कोट किया है। मैंने कभी नहीं कहा, ये शब्द मेरे शब्द नहीं है। कोई वीडियो दिखाइए मेरा। नहीं, आपने मेरा नाम कोट किया व्यक्तिगत रूप से। अरे जवाहर जैसे लोग क्या होते हैं? अरे जवाहर जैसे लोग क्या होते हैं भाई? नहीं, आपने मेरा नाम कोट किया, ये क्या तरीका हुआ? जनता पार्टी के लोगों का नाम लिया है। 1 मिनट के लिए आप सुने, मैंने भारतीय जनता कि हमने नहीं, आपने जवाहर जी का नाम लिया, ठीक है, आप पार्टी प्रवक्ता के नाम पे बोले, वो बात जी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहते हैं कि हमने चीफ मिनिस्टर बदल दिया, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोग कहते हैं कि बहारों ने कहा कि चमन बदल गया है, सितारों ने कहा कि गगन बदल गया है, मरघट की खामोशी कहती है पुकार के, मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया है। तो चलिए, हरियाणा प्रदेश अब आप जब जाएंगे जनता के बीच में, तो हम लोग भी देखेंगे अजय जी कि आप जनता को कन्वे क्या करते हैं। ठीक है, आपने इधर उधर की सारी बातें बता दी, अब देखते हैं कि जनता आपकी इन बातों पे कन्विंस होती कि नहीं। ठीक है, वे रेडू साहब, आपसे भी मेरा वही प्रश्न है जो अजय जी से था। आप लोग भी कह रहे थे कि भाई लोकसभा चुनावों में आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लेकिन उस लिहाज से वो सारी चीजें ग्राउंड पर दिखी नहीं, और अब लोकसभा के बाद अब जो आ रहे हैं विधानसभा के चुनाव में, क्या तैयारी है, कैसे जाएंगे और कितना मजबूत मान रहे हैं आप लोग अपने आप को? क्योंकि यहाँ सारे लोग दावे कर रहे हैं कि हम लोग पार्टी अब हमारी सरकार बनेगी, कोई कह रहा हम वापस आ रहे हैं, कोई कह रहा हम दोबारा से अपनी सरकार बनाएंगे। रेडू साहब, देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी कि हम भी दावा करते थे कि लोकसभा में हमारे को अच्छा मत प्रतिशत प्राप्त होगा, लेकिन क्योंकि जैसा अभी सभी साथियों ने इस बात को रखने का काम किया और विस्तार से बताने का और समझाने का भी काम किया कि इसमें जो है ना 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में पोलराइजेशन होगा। जिस प्रकार से लोगों ने मन बनाया कि भाई एनडीए को हराना है या जिताना है, इस प्रकार से हमारे को इसमें मतदान कम मिला। इसके अलावा यदि देखा जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का चाहे छोटा वर्कर था चाहे नेता था, प्रदेश के किसी भी कोने में हम गए वहां हमारा फूलों से स्वागत हुआ, हमारे को अच्छा बढ़िया स्वागत और मतलब आदर मिला। लेकिन एक ही लोगों की बात होती थी कि भाई हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराना है, या कुछ लोग कहते थे कि भाई हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रखना है। इसलिए वोटों का पोलराइजेशन हुआ और वोट 2 ही भागों में बट करके रह गए, जिसके कारण हमारे को वोट प्रतिशत कम मिला। लेकिन ये बात भी सही है, जैसे हमारे कई साथियों ने बड़े उदाहरण भी दिए, उनको बार बार दोहरा करके मैं समय बर्बाद न करते हुए बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल एक सत्य बात है जो कि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन बिल्कुल अलग होते हैं, इनका परिणाम भी अलग होता है। बड़े विस्तार से आपके सामने सारी बातें रखी गई है। लेकिन इससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, देखिए 2014 में हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसके बाद 2019 में मोदी जी की सरकार बनी, और आज एनडीए की सरकार बनी है, न कि बीजेपी की सरकार बनी है। ये जो डाउनफॉल चलता आ रहा है, पहले 282 से सरकार बनाने का काम करते हैं, फिर मोदी जी की तो 3 से सरकार बनती है, और आज वो 240 पर अटक जाते हैं और बिल्कुल सरकार बनाने में असफल रह जाते हैं। याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के मात्र 1999 में 1 वोट से उनकी सरकार उन्होंने गिराने का काम किया था, आज ये सत्ता के लालची 240 सीट होने पर भी किस प्रकार जोड़ तोड़ से अपनी सरकार को बनाने का काम किया है, और ये कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी वो एक बात है। दूसरी बात, 2019 में जब इनके पास 10 की 10 लोकसभा सीटें थी और इन्होंने 75 सीटें जीतने का नारा हरियाणा प्रदेश में देने का काम किया था, तो 10 की 10 लोकसभा होने के बावजूद और 75 का नारा देने के बाद ये 40 पर आकर के ठहर गए थे। और अब जबकि लोकसभा इनकी आधी होगी, 50% होगी, और अब ये नारा भी नहीं दे रहे। भाई ये क्षेत्रीय दलों के साथ अगर आप ये कहते हैं कि भाई 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो अलग अलग राज्यों में भी बहुत जगह क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन उन क्षेत्रीय दलों को ठीक ठाक वोट मिला, उन्होंने सीटें भी गेन की। ये हरियाणा में ऐसी स्थिति इंडियन नेशनल लोकदल की या जननायक जनता पार्टी की ही क्यों हो रही है केवल? हाँ, हरियाणा में क्यों हो रही है ये भी मैं बताता हूँ, लेकिन मैं पहले अपनी बात पूरी कर लेता हूँ कि जब 10 में ये 40 लेते हैं 10 लोकसभा सीटों में, जबकि मोस्टली विधानसभा भी इन्होंने जीती थी, आज ये खुद कह रहे हैं कि इन्होंने 44 विधानसभा पर इनकी बढ़त बनी हुई है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए 50% पर तो अपने आप ही आगे की इनके कहने के मुताबिक और लोकसभा परिणाम के मुताबिक
तो 20 सीट पर तो ये खुद ही आ जाते हैं कि उसका 50% इनको मिलेगा और नहीं, 20 लेकिन भी रेणु साहब ये कोई श्योरिटी नहीं ना। अगर लोकसभा विधानसभा बिल्कुल अलग है तो फिर आप उसको बिल्कुल किनारे ही रख दीजिए ना, क्योंकि 10 जीतने के बाद भी वो नहीं मैंडेट में आ पा रहे हैं। तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 बार आ गए तो वो मैंडेट पर नहीं पहुंचेंगे। और ऐसा भी कई बार हुआ है कि भाई जिन्होंने विधानसभा में बेहतर परफॉर्मेंस किया उन्होंने लोकसभा में नहीं किया, तो उसको अलग ही रखिए ना। फिर तो विधानसभा का चुनाव ही अलग है। आप मुझे ये बताइए, इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर भरोसा या गेन आप कैसे करेंगे वो मुझे बताइए। हाँ, मैं आपके पहले वाले प्रश्न का जवाब दे देता हूं कि बाकी प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों को मत मिले, हरियाणा प्रदेश में क्यों नहीं मिले। हरियाणा प्रदेश देश की राजधानी के साथ सटा हुआ प्रदेश है और यहाँ पर किसान आंदोलन का बहुत बड़ा एक आंदोलन छिड़ा, जो कि पूरे हरियाणा प्रदेश ने उसमें बढ़ करके हिस्सा लिया। और जिस प्रकार से किसानों को यहाँ पर प्रताड़ित करने का काम किया गया, इसलिए यहाँ के किसान वर्ग में, कमेरे वर्ग में, छोटे व्यापारियों में और हर वर्ग को डंडों और लठों से पीटने का काम किया, हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया, चाहे वो सरपंच थे, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर थी, चाहे महिला थी। तो आपको ही वोट मिलना चाहिए था भाई। पूरे देश में एक इकलौते ऐसे एमएलए थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और फिर भी किसान आपके साथ नहीं है। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं जवाब, एक सेकंड। इस वजह से हरियाणा प्रदेश के लोगों में ज्यादा इसके प्रति गुस्सा था। उनका मन था कि कुछ भी हो भाई, हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम हराने का काम करेंगे। इसलिए हरियाणा प्रदेश में ज्यादा पोलराइजेशन हुआ। दूसरी बात आपने पूछी मेरे से कि हम लोकसभा में और विधानसभा की हमारी क्या तैयारी है। देखिए, हमने विधानसभा की पूरी तैयारी कर रखी है आयुष जी, और हम जनता के बीच में गए, जनता की आवाज को हमने उठाने का काम किया। जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला और पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हर प्रताड़ित वर्ग को, जब सरकार प्रताड़ित वर्ग के ऊपर डंडे बरसा रही थी, रोड़े उखाड़ विषय है, उस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल ये बात तो सब जगह एप्लीकेबल है ना भाई। वो आपको भी वोट कर सकते थे, आपके इस्तीफा देने के बावजूद भी आपको वोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कितना कन्विंस कर पा रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बार आत्ममंथन करना चाहिए। जवाहर जी, 7 सीटों से भी ज्यादा आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, सिंगल डिजिट में रहेंगे। ये बड़ा बयान है रविंद्र जी का। नहीं, मैं इस बयान को बयान ही नहीं मानता कि वो ये कहे कि 7 सीटें आ जाए और जवाहर यादव उस पर टिप्पणी करेगा। ये मुझे मेरा नहीं, आपने कहा ना 70 वाली बात को रखिएगा, वो कह रहे हैं आप 7 भी नहीं आएंगे। अरे मैं तो कह ही रहा हूं ना जी, ये अपनी पे, इनको अपने प्रदेश ने, देखिए रविंद्र ढूंढ मेरे निजी मित्र भी है, इनको अपने प्रदेश नेतृत्व पे विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने 70 की बात नहीं की ना। इसलिए उस लाइन से हट गए कि मैं क्यों फंसूं, 70 आनी नहीं है तो इसलिए ट्रैक दूसरा ले लो। इसलिए रविंद्र जी को खुद 70 पे विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने 70 की चर्चा नहीं की। हम चर्चा उसी पर लेके जाते हैं जिस पर आज का विषय है। मेरे मित्र ने कहा किसानों की चर्चा की, पुराने कर्मचारियों की चर्चा की। सर, पुराने 1 जनवरी 2006 को पुरानी पेंशन बंद करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारी इन्होंने दलितों की चर्चा की। सरकार में कर्मचारियों को रिजर्वेशन में आरक्षण मिलेगा, ये खट्टर साहब की भाजपा की सरकार की देन है। ये बताएं मेरे मित्र, क्योंकि जब ये भाजपा में थे मेरे मित्र, पहले प्रवक्ता बैठते थे, यही खुद पूछते थे कांग्रेस के लोगों से कि मनोहर सरकार 14 फसलें एमएसपी पर खरीदती है, कांग्रेस तो 2 खरीदती थी। मेरे मित्र के बयान है मेरे पास, उसके वीडियो रिकॉर्ड में मित्र भी मानेंगे। तो आज ये बताइए कि कांग्रेस से बेहतर काम, एमएसपी पर 14 फसलें हमने खरीदी, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद करके नई लागू करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नौकरियों की बंदरबाट करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बंसीलाल जी ने जो नहरें बनाई थी, कांग्रेस के नेता रहे एक समय, बाद में हमारे साथ मिलकर उनकी सरकार बनी, उन नहरों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी पानी नहीं पहुंचाया। इवन जब आप एक जिले से दूसरे जिले जाते थे, यहाँ रेडू जी भी है, गुलिया जी भी है, सड़क के गड्ढे बताते थे कि अब भिवानी की तरफ हम आ गए हैं, हम गुड़गांव की तरफ आ गए हैं। ऐसे भेदभाव वाले व्यक्ति, और इन्होंने तारीफ की अभी, सर किसने, कांग्रेस की जब 67 सीटें आई थी, क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आई थी क्या? आपने भजनलाल जी का चेहरा किया आगे, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको 40 पे लाने का काम किया, उसके बाद उससे और नीचे लाने का काम किया। और कुमारी शैलजा का आज की जो प्रेस वार्ता हुई, किस परिस्थितियों में हुई, और उन्होंने यहां तक इशारों में कहा कि एक व्यक्ति के कारण हम 5 सीटें और हार गए, और वो व्यक्ति है श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको ये सीएम के रूप में ख्वाब देखते हैं। जब आदमी आप सरकार में होते हुए सबके साथ न्याय नहीं करेंगे, तो इसका मतलब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और मेरे कुछ विपक्ष के मित्र जो क्षेत्रीय दलों से आते हैं,
वो कह रहे थे कि देखिए परिणाम क्या है, 2000 के बाद चौटाला साहब की सरकार जाने के बाद क्या हरियाणा में क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता रह गई है क्या, उस रूप में कि वो सत्ता के करीब चली जाए। उसके बाद ठीक है, उस समय इनेलो में भी सीटें आई थी, बाद में जेजेपी के पास भी 10 सीटें आई, परंतु दोनों ने जहां प्रदेश के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, तो क्या अपनी उपस्थिति इस स्थिति में लेके आए हैं क्या कि वो बहुमत के आसपास पहुंच सके। जिस पार्टी की जेजेपी की लगभग 0.87% सीटें वोट प्रतिशत मिला है, यानी कि 1% से कम, इनसे ऊपर तो बसपा की परसेंटेज है, जेजेसी पे ऊपर तो बसपा के परसेंटेज है, और दो इनके सुप्रीमो, चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, नैना चौटाला जी हो चाहे अभय सिंह चौटाला जी हो, दोनों जमानत तो चलो छोड़ो किस नंबर पर आए हैं। मैं 1, 2, 3 की टैली देखता हूं तो मुझे नजर नहीं आते, उससे नीचे मैं जाता नहीं हूं कि कहां ढूंढूं। जो इनके नेतृत्व है, जो पार्टी का हाई कमान कहलाता है, और रेड्डू साहब का मैं सम्मान करता हूं, मित्र हम सभी, ये कह रहे हैं कि हमने किसानों पर, ये इनके अनुसार कि ये किसानों पर अन्याय हुआ, बाकी अदायकी पे है, तो कम से कम अभय सिंह चौटाला जी को तो मान लेते हैं, जिसके लिए आप कहते हैं कि आपने सीट भी त्याग दी थी। अगर किसान के नाम पर ये रिजल्ट होते तो अभय सिंह चौटाला जी कम से कम जमानत जरूर बचा जाते। तो इसलिए लोग जानते हैं विकास के आधार पर चुनाव होता है, और हम जिसमें कांग्रेस गदगद हो रही है उसमें भी आज की डेट में इन्हीं परिणामों को मान ले। मैं नहीं करता कि आने वाले 3 महीने बाद जब होगा वो तो फिर पता चलेगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी पहले स्थान पे है, कांग्रेस दूसरे स्थान पे है, आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पे है, और जैसे ही आम आदमी पार्टी हटेगी, क्योंकि इनके हुड्डा साहब का बयान है, तो ये जो इनका दूसरा स्थान है वो दूसरा तो रहेगा, उसमें सीटें और कम हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जो खामियां रह गई लोकसभा के चुनाव में उसको दुरुस्त करते हुए निश्चित रूप से हम फिर पूर्ण बहुमत से दोबारा से तीसरी बार इस सरकार में आएंगे। और जो मेरे मित्र बताते हैं कमियां कि फैमिली आईडी, इस फैमिली आईडी के कारण आज लगभग 40 लाख से ऊपर परिवारों को बीपीएल परिवार का कार्ड मिला है, अपना आप मिला है, कंप्यूटर के माध्यम से मिला है। आपके समय में मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रही, पर मुझे जो है कि वो लगभग 14 लाख के आसपास की संख्या थी हुड्डा साहब के समय में। हमने गरीबों को लाभ देने के लिए, पूरे देश में गरीबी की आय होती है 1,20,000, हमने नंबर को बढ़ाने के लिए 1,80,000 किया, जिससे गरीबों को और ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। उन सभी को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। आज कई 100 करोड़ रुपए, लगभग मुझे लास्ट जो फिगर याद है शायद 800 करोड़ के आसपास की फिगर रही होगी, एक्यूरेट मुझे ध्यान नहीं आ रही अभी, वो फिगर रही होगी जो गरीबों के इलाज में खर्च हुई है। ये नहीं तो अगर ये बीपीएल कार्ड और ये सब नहीं होते, वो जो भी फिगर है, अगर ये नहीं होते तो वो पैसा इन गरीबों की पॉकेट से जाता। ये सब बेहतर काम किए, और असली बात है 3 महीने रखे हैं, अक्टूबर में फिर चुनाव है 4 महीने बाद, उसमें पता चल जाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के हम अपने सुधार के कार्य जारी रखेंगे। अगर कहीं बदलाव की आवश्यकता है निश्चित रूप से बदलाव करेंगे, और अगर कोई निर्णय बदलाव में अगर लगेगा बेहतर होगा लोगों की, वो लेंगे, चाहे फिर वो रात को लिया जाए, वो सुबह लिया जाए। अगर लोगों के हित में निर्णय लिया है तो रात को भी ले लिया जा रहा है। इसमें मेरे मित्र नहीं, उनको उस पर ऐतराज नहीं था, वो तो कहते अच्छा है प्रदेश का हित हो, लेकिन अब आप इसीलिए निर्णय कर रहे हैं क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि भाई उधर से मजबूत है विपक्ष, सत्ता में वापसी न कर जाए, इसलिए आप ये निर्णय कर रहे हैं। पहले करना चाहिए था सर। इंडी गठबंधन लड़ा, कांग्रेस नहीं थी, इंडी गठबंधन लड़ा। मैं ढोल साहब से जवाब लेता हूं। ढोल साहब, ये इंडी गठबंधन का एक तरीके से राइज था, ये कांग्रेस का नहीं था, और अगर आप लोकसभा चुनावों के परिणाम से इसको देख रहे हैं और बेहतर हो रहा है अगर जनता के लिए, तो बढ़िया है ना। ढोल साहब, सरकार भी भाजपा की नहीं है, एनडीए की है। हमने माना हमारी है, एनडीए की है, बिल्कुल एनडीए की है, भाजपा की नहीं है। भाजपा माइनॉरिटी में आज के दिन में, इनको समझ में आना चाहिए कि पिछली बारी बहुमत में अकेले अपने दम पे थे, आज ये माइनॉरिटी के अंदर, इनको ये बात समझनी चाहिए। एनडीए गठबंधन का मेरे अब ये आ जाते हैं थोड़ा सा हम इससे आगे। अब इससे आगे इन्होंने रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करी। शायद जवाहर जी को भी याद होगा कि 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था एम नागराज फैसले के कारण पूरे देश के अंदर जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन को रोक दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्लैरिफाई करने का काम किया। और सुप्रीम कोर्ट की इस क्लैरिफिकेशन के बाद में पूरे भारत में सभी प्रदेशों में, चाहे सरकार किसी की भी हो,
सबने रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में लागू करने का काम किया। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ कोई पुलिंदा नहीं भारतीय है। जनता सुनिए सर, बीच में नहीं, प्लीज प्लीज। नहीं, आप गलत। विधानसभा में हुआ, विधानसभा में डिबेट हुई थी रविंदर जी विधानसभा में डिबेट हुई थी। डिबेट में किसी को कुछ नहीं पता, विधानसभा में इसकी डिबेट हुई, तो इसलिए मुझे भी पता होगा। विधानसभा में यदि किसी को नहीं पता, विधानसभा की मुझे नहीं पता। भाई, विधानसभा की डिबेट में ये विषय आया था और वहां प्रस्ताव पारित हुआ था। आप सुनिए उसकी सर, कॉपी भेज दूंगा, तो आप ठीक है। गलत जानकारी ना दें। आपकी उम्मीद नहीं है मुझे। ठीक है, चलिए। आपकी हाँ, उम्मीद जवाहर नहीं जी। है। हाँ, एम नागराज के जजमेंट की क्लैरिफिकेशन की जजमेंट मैं आपको भेज दूंगा, सुप्रीम कोर्ट की अरे है। मैं तो हरियाणा तो विधानसभा के ऑर्डर में भेज दूंगा। विधानसभा के प्रस्ताव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको किया है क्लियर तौर पे कि आर्टिकल 16(4)(a) जो इंटरप्रिटेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदलने का काम किया है, जिसके बाद में विधानसभा के पास पावर आई है। इनको देखो, कानून की जानकारी देनी चाहिए। बहुत सारी जवाहर जी को पता भी है, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इसकी बुनियाद सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर है जिसके कारण जो है आर्टिकल 16(4)(a) के अंदर क्लैरिफाई किया गया है। इससे पहले प्रोहिबिशन थी या प्रोहिबिशन नहीं है, पूरे भारत ने लागू किया है। विधानसभाओं के तो हुआ हो चाहे इंस्ट्रक्शन के रूप में हुआ है, लेकिन यार हम इसका स्वागत करते हैं। सबने इसका सपोर्ट किया था, हम भी सपोर्ट करते हैं। हमारी सरकार ने भी लागू करने का काम किया। अब दूसरी बात आ जाती है, इन्होंने बीपीएल परिवारों की बात कही। बीपीएल परिवारों की बात की इन्होंने। कितनी पॉपुलेशन है हरियाणा की? 4 करोड़, 3 करोड़, 40 लाख परिवारों की ये बात कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज यदि एक परिवार 5 से 6 का है, लगभग सारे हरियाणा को तो इन्होंने गरीब बताने का काम किया है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये 43 लाख का 40 लाख बीपीएल का क्या डाटा कहां से कैसे बनाने का काम किया है, लेकिन मेरी जानकारी इतनी होनी चाहिए 40 से 45 लाख के बीच में तो पूरे हरियाणा के अंदर परिवार है, पूरे हरियाणा के अंदर। आपको फिर मैं बताऊंगा परिवार कितने। आप डिबेट पूरी कर लीजिए, उसका परिवार बताता हूँ। आप बता देना मुझे, लेकिन मैं इसको लेकर के शुरुआत से अब तक कंफ्यूज हूँ कि आपने ये 43 लाख की फिगर लेकर के कैसे आए हैं। और मैं कहता हूं कि हर एक लाभार्थी को ये मिले, ये बेनिफिट मिले, ये सब प्रयास सबका होना चाहिए, इनका भी है। और मैं पूरी तरह से इनके साथ हुई जगह पर यदि ये सभी लाभार्थियों को दे रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी स्वागत योग्य चीज है। पीपीपी को इन्होंने आधार कार्ड से जोड़ने का काम किया, जिसके कारण से ये चीजें खत्म हुई है। तो आधार कार्ड को लेकर के आई थी कांग्रेस, जिसका विरोध किया करते थे मोदी जी। मोदी जी जिस योजना का विरोध किया करते थे, उस योजना का लाभ लेकर के इन्होंने पीपीपी को लागू करने का काम किया है, और जिसके बाद में जो है आज के दिन में हरियाणा के अंदर ये स्थिति आई। अब आ जाते हैं इससे अगली चीज, इन्होंने कही कि हेल्थ बेनिफिट यानी कि गरीबों का मुफ्त इलाज। गरीबों का मुफ्त इलाज देने वाला केवल हरियाणा इकलौता राज्य नहीं है। इनको ये बता दूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गई है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने वहां पर भी योजना जो है लागू कर रखी थी। और अगर आपकी योजना सही है तो जब भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता से बाहर जाने का काम करेगी, कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस इसको कंटिन्यू करने का काम करेगी, आप चिंता मत करें। अब आ जाते हैं इससे आगे, इनके एक ओल्ड पेंशन स्कीम। अरे आपने जिक्र किया था, मैंने ओल्ड पेंशन पे आ रहा हूं सर। आपका लास्ट पॉइंट एक ओल्ड पेंशन स्कीम आ गया। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाली थी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, जिसको जो है इम्प्लीमेंट करने का काम किया था उस समय में सबसे पहले हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने लागू किया, भाजपा ने। स्टेट के ऊपर निर्भर था, वो स्टेट के ऊपर निर्भर था कि लागू करे या ना करे। नहीं, मैं सारी चीज बता रहा हूँ आपको, बीच में इंटरप्ट मत करो ना मेरे को बार बार। कांग्रेस ने जो है इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाकायदा जो है मीडिया के सामने आके जानकारी दी। मुझे ऐसा लगता था उस समय पर ये कर्मचारियों के पक्ष की चीज रही होगी, लेकिन आज मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं और मैं चाहता हूं कि ये योजना वापस ले ली जाए। तो उसमें कोई गलत नहीं है, यूटर्न सभी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बतेरे फैसले बदले हैं। ऐसा तो नहीं है कि अकेले यही है कि अभी कांग्रेस के ऊपर थोप करके बैठे हो। हम ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में है, न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ है। कांग्रेस ने पिछले आपने कहा कि वो असेसमेंट अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो ठीक है, वो सही नहीं था, इसलिए उसको आप बदलना चाहिए। हाँ, पिछले हफ्ते जो है कांग्रेस ने कर्नाटका में इसको लागू करने का काम किया। आश्वस्त रहिए, हरियाणा के अंदर लागू करने वाले भी हम ही होंगे। ठीक है अजय जी, ठीक है। लोकसभा की तो बात हो गई, लेकिन विधानसभा चुनावों में 19 में भाई आप चूंकि इंडियन नेशनल लोकदल से अलग हुए, तो इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल भी ये कहती कि भाई जो उनका वोट था वो आपको मिल गया, सीटों में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद जिनके अगेंस्ट वोट लिया आप उनके साथ 4.5 साल सत्ता में रहे। अब दोबारा से जनता के बीच में जब जाएंगे तो उनको क्या बताएंगे, क्योंकि जिनके अगेंस्ट वोट लिया आप तो उनके साथ सत्ता में थे। आयुष जी, मैं ईमानदारी से इस बात को एडॉप्ट करता हूं कि 4.5 साल जब हम सत्ता में रहे और जैसे ही हम गठबंधन से अलग हुए
अमित शाह जी ने जो बयान दिया, मीडिया से मुखातिब होते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि जननायक जनता पार्टी से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे, उस बात पर, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोग, जैसा कि ढुल साहब ने बताया, जो INLD के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने बताया इस चुनाव में किसान के वजह से हरियाणा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद था। जैसे ही अमित शाह का बयान आया, हरियाणा प्रदेश के लोगों में ये मैसेज गया कि कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी अब भी भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी हुई है, इसलिए लोगों ने लामबंद होकर के हमारे खिलाफ वोट किया और हमें इसका नुकसान उठाना पड़ा। उसके अलावा जो अगले दिन, जैसे ही अमित शाह जी का बयान आया, उसके अगले दिन दुष्यंत चौटाला जी खट्टर साहब से मिलने के लिए चले, और जब वो चाय पी करके वहां से निकले तो वो भी मीडिया में बड़ी खबर बड़ी। अगले दिन अखबारों ने लिखा कि दुष्यंत चौटाला जी खट्टर साहब से मुलाकात करने के लिए क्यों गए। उन दोनों चीजों का हमें हरियाणा प्रदेश में बड़ा नुकसान इस चुनाव में उठाना पड़ा। तीसरी बात मैं आपको कहता हूं, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में दूसरे क्षेत्रीय दलों की स्थिति ऐसी क्यों नहीं, मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हुए, और जैसे ही लोकसभा का चुनाव मिला हमें लगभग 5% मत मिला, और जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया हमें लगभग 17% मत के साथ 10 सीटें मिली। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुद्दे अलग होंगे, मुख्यमंत्री के चेहरे अलग होंगे, वहां प्रधानमंत्री का चेहरा था, और आने वाले समय में जो नाराजगी हमारे प्रति रही, शायद हम हरियाणा प्रदेश की जन भावनाओं के खिलाफ सही फैसले नहीं ले पाए, उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। ये बात मैं आपके चैनल पर बैठ करके एडमिट करता हूं। जो गलतियां हमने की है उनको हम सुधारेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, पुनः संगठन खड़ा करेंगे, और हमारे पास तो सारा संगठन नया है, नई पार्टी है, बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं है। रेणु साहब, जननायक जनता पार्टी एक बार फिर से तैयार है, क्योंकि भाई क्षेत्रीय दलों की जब बात हो रही है तो मुकाबला तो सबके साथ, जितना आपको टफ सिचुएशन में बीजेपी डालेगी, कांग्रेस डालेगी, उतना ही जननायक जनता पार्टी भी। कैसे अपने आप को स्टैंड करेंगे रेणु साहब? सभी सत्ता के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य है वो चुनाव में उतरे और चुनाव लड़ने का काम करे, और हम भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अभी जैसे हमारे साथी जवाहर यादव जी ने एक बात कही कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की 2005 में सरकार चली गई थी, उसके बाद क्षेत्रीय दलों की कोई प्रासंगिकता नहीं रहती है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब पटना में इंडिया ब्लॉक का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें लगभग 28 पार्टियों ने भाग लिया था, जिसमें से अधिकांश पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां ही थी वहां पर। और उसकी होड़ में, उसके कंपटीशन में, जब दिल्ली में एनडीए ने अपनी मीटिंग बुलाई और ये बड़े गर्व के साथ घोषणा करने का काम किया था कि हमारे एनडीए की मीटिंग में 38 पार्टियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें हरियाणा प्रदेश की जेजेपी पार्टी भी एक पार्टी थी उस 38 में। यह है क्षेत्रीय दलों का महत्व। दूसरी बात इन्होंने कही कि अभय को तो मान ही लेना चाहिए था। अभय को बिल्कुल मान लेना चाहिए था, ये हम भी मानते थे कि अभय को तो जरूर मानेंगे। हमें विश्वास और पूरा भरोसा भी था कि किसान हमारा समर्थन देंगे, और कई किसान नेताओं ने आकर के समर्थन भी देने का काम किया। लेकिन हरियाणा के वोटर में अंडर करंट इतना ज्यादा था भारतीय जनता पार्टी की, जो जन विरोधी नीतियों के कारण उन्होंने एक ही बात अपनाई कि भाई हमने रेणु साहब, भाई अगर इतना अंडर करंट था तो फिर शून्य पे चले जाना चाहिए था भाई। 0-10 भी तो इस प्रदेश में हुआ है ना, 19 में तो 0-10 ही था, वो भी 0-10 हो जाता। इतना ही अंडर करंट था तो सारी सीटें उधर पहुंच जानी चाहिए थी। बिल्कुल 100%। जो 5 सीटों पर जीते, क्या वहां किसी किसान ने वो वोट नहीं किया होगा? आप ये कह रहे हैं वहां सारे बिना किसान ऐसे लोग थे जो किसान नहीं थे, उन्होंने वोट किया और वो 5 सीटें जीत गए। हाँ, अब मैं जो आप सुनो, इसी आपके प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। बिल्कुल 100% करंट था, अंडर करंट, और भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीटें हरियाणा प्रदेश की जनता छीनना चाहती थी, और ये कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट रहा, जिसके कारण से इनको हाथ लगी। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं कई डिबेट में, कहीं अंडरग्राउंड तत्कालीन मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में 50-50 का समझौता ना हो, ऐसा सबको हो। चलिए रेणु साहब, आप किसी बात के साथ ये चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अपनी अपनी तरह से आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के परिणाम का जो मूल्यांकन है वो किया जा रहा है। विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में पार्टियां लगी हुई हैं, और अब देखना यह है कि इस बार जो जनता है वो किस पार्टी को चुनती है, और ये जनता को कितना भरोसे में ये पॉलिटिकल पार्टी ले पाती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।